गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का पहला टॉपिक है एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी। तो शाफ्ट जो इसमें शब्द है उसका मीनिंग क्या होता है? वेस्ट। मतलब जैसे आपको भूसा देखा होगा ना, देखते होगे आप, वीट हस्क होता है जैसे। तो एक्चुअली तो शाफ्ट जो है वो उसको कहते हैं। लेकिन इस एडवांस्ड शाफ्ट टेक्नोलॉजी में जो डीआरडीओ ने बनाई है इंडियन एयरफोर्स के लिए, अब इसमें क्या होगा, फाइटर एयरक्राफ्ट्स में ये शाफ्ट लगाया जाएगा। अब ये शाफ्ट क्या होगा कि ये जो रडार होते हैं, जो रडार से जो है आपको इंटरसेप्ट करते हैं कि कोई फाइटर प्लेन आ रहा है, उसके बेसिस पर वो रडार जो इंटरसेप्ट करने के बेसिस पर ही जो है दुश्मन हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर अटैक लॉन्च करता है, मिसाइल लॉन्च करता है। तो ये शाफ्ट जो है ये उस रडार को एक तरह से पता नहीं लगने देता कि कोई प्लेन उसकी जो है टेरिटरी में एंटर हुआ है। फिर मिसाइल जो है वो उसको भी नहीं पता लगता, अगर मिसाइल भी लॉन्च कर दी जाए तो उसको ये नहीं पता लगता कि प्लेन किस साइड है। तो ये एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी डीआरडीओ ने आईएएफ को बना के दी है, इंडियन एयरफोर्स को बना के दी है, और इंडियन एयरफोर्स इसको जो है अपनी सर्विसेज में इसको इंडक्ट कर रही है, अपने प्लेन में इसको डाल रही है, अपनी जो है फाइटर एयरक्राफ्ट में इसको लगाना शुरू कर चुकी है। तो ये जो है आपके लिए इस टाइम पर मॉडर्न वॉरफेयर में क्या होता है कि एयरफोर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो अपने एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट को कैसे बचाया जाए कि वो इंटरसेप्ट ना हो पाए और दुश्मनों की मिसाइल से कैसे बचें। तो हमको सबसे पहले तो रडार को उनके धोखा देना है कि उनके रडार को पता ही ना लगे कि हम आ चुके हैं, या उनके जो मिसाइल में रडार लगे हैं उनको ना पता लगे कि हमारा प्लेन किस तरफ उड़ रहा है, किस तरफ फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ रहा है। तो उसको धोखा देने के लिए टेक्नोलॉजी जो है अपने प्लेन में, हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट में लगाई जाती है। ठीक है। सो ये जो है एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी डीआरडीओ ने बनाई है। एक पुणे की उनकी खुद की भी लैब है, उसके साथ कोलैबोरेट करके आईएएफ के लिए उन्होंने बनाई है। ठीक है। अब now let us see this topic in English. Advanced shaft technology. So like I've explained to you that shaft is basically a wheat husk or waste material, but in this defense equipment category we can say that this shaft is basically used to uh, evade the radar technology. Okay, so radars basically intercept your fighter aircraft. Okay, that where is your fighter aircraft going, or anything like that. So what we want to do is, our aircrafts, if they are operating in enemy territory, they want to evade the radars of the enemy. They want to evade the radars of the missiles which will be launched against our fighter aircrafts. So what they do, what we with this DRDO has planned, they have introduced this advanced shaft technology. So it will be an equipment which will be placed in our fighter aircrafts, and it will not allow the radars to intercept our fighter aircraft. So it will basically, our enemies will not be able to actually locate the fighter aircrafts, and the missiles will not be able to intercept the fighter aircrafts. So in that way we will be able to evade the interception, and we will be able to act independently in the enemy territory. Okay, so now let us see the next topic, which is Hazaras. तो आपको पता है तालिबान जो है अफगानिस्तान में एक तरह से जो है वो फोर्सेबल ऑक्यूपेशन कर लिया उन्होंने। तो जो वहाँ की हज़ारास कम्युनिटी है, कल हमने तजीक कम्युनिटी के बारे में भी देखा था, आज हम हज़ारास कम्युनिटी के बारे में देखते हैं। तो हज़ारास जो हैं वहाँ पर शियाइट कम्युनिटी है। ठीक है, शिया इस्लाम जो है उनकी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिटी है, पर्शिया से आए हैं कहा जाता है इनको। और ये वहाँ पर जो है 10 से 12% पॉपुलेशन जो अफगानिस्तान में है एथनिक माइनॉरिटीज़ में आते हैं, ये हज़ारास वहाँ पर रहते हैं। तालिबान इनको परसिक्यूट करता है क्योंकि तालिबान इज़ प्रीडोमिनेंटली सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते हैं वो। तो हज़ारास को वो इसीलिए जो है वो परसिक्यूट करते हैं। इनको जब भी वो पावर में आते थे तो वो इनको हमेशा ही वो मारते थे, इनका परसिक्यूशन करते थे। तो अब रिसेंटली जब वो दोबारा पावर में आए हैं तो उन्होंने जो बहुत एक फेमस शियाइट मिलिशिया लीडर थे अब्दुल अली मज़ारी, तो उनका जो एक स्टैचू था उसको उन्होंने वेंडलाइज कर दिया और ब्लो अप कर दिया। ठीक है। अब ये जो अब्दुल अली मज़ारी थे इनको जो है तालिबान ने ही 1995 में एग्जीक्यूट कर दिया था, मार दिया था। तो उनका जो स्टैचू था अब तालिबान ने दोबारा पावर में आते उसको भी वेंडलाइज कर दिया है। तो एक तरह से उन्होंने सिग्नल दिया है कि हज़ारास के प्रति उनका क्या रवैया है। तो हज़ारास कौन है? एक एथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप है, और ये प्रेडोमिनेंटली जो हैं ये शिया मुस्लिम्स हैं। ठीक है। अब एशियाटिक फीचर्स हैं इनकी, जो इनकी एथनिसिटी है, कहा जाता है कि जो गेंजिस खान, जिसको तैमुजिन भी कहते हैं आप, चंगेज़ खान भी कहते हो जिसको, उसके जो है ये डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं, और ये जो हमारे हज़ारास। और
जो है ये माउंटेनियस रीजन जो था 1773 में, जो हज़ारा जात एक रीजन है मॉडर्न सेंट्रल अफगानिस्तान में, वहाँ पर ये जब जो है दुर्रानी एम्पायर के जो थे अहमद शाह दुर्रानी, जब उन्होंने वहाँ पर कब्जा किया, जो अहमद शाह दुर्रानी थी वो भी पश्तून थे, तब से लेके इनको जो है वहाँ पर परसिक्यूट करना शुरू किया गया। और वही जो है ट्रेंड जो है तालिबान ने भी, क्योंकि तालिबान भी प्रेडोमिनेटली पश्तून है, उन्होंने भी इस ट्रेंड को फॉलो किया और इनको आज तक जो है परसिक्यूशन चलता आ रहा है। इनको इतना परसिक्यूशन किया गया है कि जो ये पहले फर्टाइल लोलैंड्स में रहते थे सेंट्रल अफगानिस्तान के, लेकिन इनको वहाँ से परसिक्यूट करते हुए जो है तालिबान के रजीम या फिर जो ये पश्तून, प्रेडोमिनेटली पश्तून जो वहाँ पर एथनिसिटी के लोग हैं, जो उन्होंने इनको जो है वो भगा भगा कर वहाँ से एरिड माउंटेनियस लैंडस्केप, जो कि मतलब बिल्कुल भी लो फर्टाइल रीजन है, वहां पर आने पर मजबूर कर दिया है। ठीक है, इनका परसिक्यूशन वहां पर इतना किया जाता है। तो तालिबान के आने पर यह भी एक बहुत बड़ा खतरा दिख रहा है ईरान को खासकर, क्योंकि ये शियाइट मुस्लिम्स हैं, तो ईरान जो है वो भी शियाइट कंट्री है। तो ईरान को ये खतरा लग रहा है कि हज़ारास के साथ दोबारा से ऐसा किया जाएगा, और ऐसा करना शुरू भी हो चुका है। जैसा कि आप ये देख सकते हो कि जो इनके लीडर हैं उनके जो स्टैचू था उसको इन्होंने वैंडलाइज किया है। तो हज़ारास के प्रति जो रवैया है वो अब देखने को मिल रहा है हमें तालिबान का। Okay, so now let us see this topic in English. Hazaras. So Taliban militants, they who are predominantly Sunni Muslims, and they are predominantly Pashtun. They are having Pashtun ethnicity. They have started to persecute these Hazara community members. They have started issuing threats to them, and they recently blew the Shiite militia leader Abdul Ali Mazari's statue, and Abdul Ali Mazari was the champion of Hazaras. He was the leader of them. He was executed. He was killed by Taliban in 1995, and Taliban has signaled that that their intentions are not correct for Hazaras. They have started. They have started their campaign, and we can expect that Hazaras will be persecuted again under this Taliban regime. Okay, so who are Hazaras? They are predominantly Shiite Muslims or Shia Muslims. They are claimed to be, or they are believed to be, descendants of Genghis Khan, whom you also call Chengiz Khan or Temujin. Okay, and they were occupying this Hazara Jat region, which is the central Afghanistan region, until the Pashtun ruler Ahmad Shah Durrani. So you may have read about it in medieval Indian history. Ahmad Shah Durrani, the Durrani Empire. Okay, whom Maharaja Ranjit Singh defeated. Okay, and they had this Durrani, Ahmad Shah Durrani. He started the trend of persecuting these Hazaras because of them being Shiites. Okay, so now these Talibanis are also Sunni Muslims. They are Pashtun ethnicity. They are having Pashtun ethnicity. So they have also started this persecution, and that's why these Hazaras were forced to leave their fertile lowlands to live in arid mountainous landscape, which is not as fertile as the lowlands of central Afghanistan. Okay, so now let us see the next topic, which is Maharaja Ranjit Singh. तो आपको पता है अभी रिसेंटली जो है पाकिस्तान में लाहौर फोर्ट में महाराजा रंजीत सिंह के जो है स्टैचू को वैंडलाइज किया गया था, तोड़ के बिल्कुल नीचे गिरा दिया गया था। तो वहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान में जो है महाराजा रंजीत सिंह और जो सिख्स हैं, जो खासकर हमारी सिख कम्युनिटी है, उनकी परसिक्यूशन वहाँ पर बहुत कॉमन है। तो अब जो है वहाँ की जो प्रॉपरली रेडिकलाइज्ड जो इस्लामिक पार्टीज़ हैं, उनके जो मेंबर्स हैं वो नहीं पसंद करते कि कोई भी सिख कम्युनिटी का सिंबल उनकी कंट्री में दिखे, या कोई भी हिंदू कम्युनिटी का जो सिंबल है उनकी कंट्री में दिखे। तो वो धीरे धीरे, पहले भी ये कोई फर्स्ट इंस्टेंस नहीं है कि महाराजा रंजीत सिंह का स्टैचू को वैंडलाइज किया गया है। इससे पहले कई बार महाराजा रंजीत सिंह का स्टैचू जहाँ भी लगाने की कोशिश की गई है उसको ये वैंडलाइज कर देते हैं। तो अभी रिसेंटली भी वैंडलाइज किया गया। तो एनीवेज हमारे को ये देखना है कि महाराजा रंजीत सिंह की जो लेगेसी है वो कितनी ग्रेट थी, ये हम आपको दिखाते हैं। ओके, तो महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो लाहौर के ऊपर उनको इनवाइट किया गया कि आप हमें रूल करो। हिंदूज, मुस्लिम्स और सिख जो एलीट थे उन सब ने मिलकर उनको इनवाइट किया कि आप हमारे जो लाहौर को रूल करना शुरू करो, बिकॉज ही वॉज वेरी लार्ज हार्टेड। ओके, वो
बिल्कुल उनका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी, वो सब कम्युनिटीज़ के लिए वो टॉलरेंट थे। तो और वो बहुत ही जो है उनका रूल आपको पता है कि कितना ज़्यादा फेमस रहा है। जो हमारा जो पंजाब का जो सिख एम्पायर था, जो वो बहुत फेमस रहा है। पश्तून जो ये हैं दुर्रानी एम्पायर था, इनको हराने वाले भी महाराजा रंजीत सिंह ही थे। ठीक है, तो महाराजा रंजीत सिंह जो है उन्होंने लाहौर का जो थ्रोन है उसको 1799 में जो है वो उनको मिला। और लाहौर में क्या था कि प्रॉब्लम्स चल रही थी, मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था, तो मुगल्स जो थे वहां पर जो है प्रोटेक्शन ही नहीं दे पा रहे थे लाहौर को। और वहाँ के जो लोग थे वो जो है वो तंग आ चुके थे मुगल एम्पायर से। तो वहाँ के जो एलीट थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया महाराजा रंजीत सिंह को कि आप हमें हमारे ऊपर आकर रूल करो और आप हमें एक अच्छी गवर्नेंस दो। ठीक है, तो फिर जो महाराजा रंजीत सिंह का रूल था वो भी बहुत फेमस है, आपको पता ही है। ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस सारी कम्युनिटीज़ के लिए। ठीक है, फिर उन्होंने 1801 में खुद को जो है वो महाराजा ऑफ पंजाब की जो है वो प्रोक्लेम किया। और जो लाहौर फोर्ट था, जबकि मुगल एम्पायर के जो है वहाँ पर डिक्लाइन हो रहा था, फिर भी उन्होंने मुगल एम्पायर के खिलाफ कुछ जो है वो एक्शन नहीं लिया। उन्होंने लार्ज हार्टेडनेस दिखाकर लाहौर फोर्ट को रिपेयर करना शुरू किया, जो कि एम्परर अकबर ने बनाया था। और जो है जिसको ब्यूटिफिकेशन जो है वो शाहजहां और औरंगजेब दोनों ने की थी। तो उसी लाहौर फोर्ट में ही उन्होंने उसके आसपास वॉल बनाई और उसी के अंदर ही अपना रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया और वहीं पर वो रहते थे। ठीक है, अब उनका एम्पायर आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा फेमस है। जब तक वो जिंदा थे तब तक ब्रिटिश की हिम्मत नहीं हुई सिख जो एम्पायर है उसको छेड़ने की। उन्होंने जो है इवन अफगानिस्तान तक अपना एम्पायर को फैला लिया था। कश्मीर वाला ये रीजन, पूरा ये जो है पंजाब का जो रीजन, जो ये वाला नॉर्थ वेस्टर्न वाला एरिया है, ये उन्हीं की जो है सुजरैनिटी में था, उन्हीं की प्रोटेक्शन में था। उन्होंने इन्वेडर्स से बचाया पूरे इंडिया को, नॉर्थ वेस्ट को सिक्योर करके रखा, इंडिया को इन्वेजन से बचाया। ठीक है, तो उनकी जो लेगेसी है, वी आर टू मच indebted to him. Okay, but sadly some elements in our northwest Punjab, they have forgotten his legacy. Okay, well, that's not our matter of concern for us at this moment. So now let us see this topic, Maharaja Ranjit Singh. Okay, so a 9-foot tall statue of Maharaja Ranjit Singh was vandalized at Lahore Fort in the western Punjab, or the Punjab state of Pakistan. Okay, it is a regular affair whenever the Pakistan any NGO or even the government or even the local government tries to install a statue of Maharaja Ranjit Singh anywhere in Punjab. The extremist elements in their polity, they vandalize it and they start they do not just accept the statue of Maharaja Ranjit Singh because they do not want to associate themselves with Maharaja Ranjit Singh. Okay, so who was Maharaja Ranjit Singh? He seized the throne of Lahore in 1799 at the request of Hindus, Muslims, and Sikh elite. He was a very large-hearted ruler. He was tolerant of all communities, not just Sikhs. He was requested by the elite because Mughal Empire was on a decline and Lahore was getting raided by Afghan raiders repeatedly. So Hindus, Muslims, and Sikhs, they all wanted a strong leader. They wanted protection from these Afghan raiders or the invaders. That's why they requested Maharaja Ranjit Singh to seize the throne in 1799. Okay, and in 1801, he was proclaimed as the Maharaja of Punjab. He brought peace and security to Lahore. He even repaired the Lahore fort. So just see the irony. He repaired this Lahore fort. He fortified this area. But now Pakistanis, they have started vandalizing his statue in that same Lahore fort. Okay, so this Lahore fort was built by Emperor Akbar and it was beautified and expanded by Shah Jahan as well as Aurangzeb. Maharaja Ranjit Singh ruled the mighty empire in the northwest Indian subcontinent. He prevented invasions from outside, and he was a force to reckon with in the India, in the North India. He saved the entire Indian subcontinent from external invasions for a very long time. Okay, so now let us see the next topic, which is Sharia.
तो तालिबान जो है उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दी है जिसका बहुत मजाक भी उड़ाया जा रहा है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि विमेन जो है वो अफगानिस्तान में उनको राइट्स होंगे लेकिन विद इन द बाउंड्स ऑफ शरिया लॉ, ठीक है। अब हम देखते हैं शरिया जो लॉ है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो डिमोनाइज किया जाता है हमारी सोसाइटी में, तो देखते हैं कि वो क्या सही डिमोनाइजेशन होती है या वो गलत है, ठीक है। तो शरिया लॉ है क्या? शरिया जो है वो कुरान पर बेस्ड लॉ है और प्रॉफिट मोहम्मद जी जो है उनकी लाइफ पर बेस्ड है और जो कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनकी रूलिंग्स के ऊपर बेस है। तो बेसिकली ये मॉरल और लीगल फ्रेमवर्क देता है इस्लाम को, ठीक है, कि इस्लाम जो फॉलो करते हैं उनको एक मॉरल और लीगल फ्रेमवर्क देता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे कंडक्ट रखें। अब जो शरिया लॉ है, क्योंकि ये जो है लाइफ पर बेस्ड है और कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स की रूलिंग्स पर बेस्ड है, तो कोई ऐसे कॉन्क्रीट फॉर्म नहीं है शरिया की, ठीक है। सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। तो कोई एक इंटरप्रिटेशन जो है वो विमेन को एक्सटेंसिव राइट्स दे देगी, लेकिन कोई अगर वही एक्सट्रीमिस्ट या कोई जो है कोई पैरोकियल व्यूज रखने वाला कोई उसको अगर जो है इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा तो वो विमेन के राइट्स जो है वो छीन लेगा। तो जो सब अब ये देखा गया है कि जो तालिबान है वो इवन शरिया के भी बियॉन्ड चले जाते हैं। वो नाम यूज करते हैं शरिया लॉ का, लेकिन उसके बियॉन्ड जाकर वो विमेन की उनका मेन मोटिव है विमेन की जो है राइट्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, खत्म करना, रिस्ट्रिक्ट करना, और वो उसको जो है वो लेजिटिमाइज करने के लिए शरिया लॉ का जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। असल में शरिया लॉ में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वो उसका यूज करते हैं ताकि जो है रिलीजियस सैंक्शन मिल सके उनके एक्शन को, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने अभी भी यही बोला है, ठीक है, आप देख सकते हो कि विमेन के पास राइट्स हैं लेकिन विद इन द बाउंड्स ऑफ शरिया लॉ, ठीक है। अब जो है मुस्लिम वर्ल्ड, इवन जो मुस्लिम वर्ल्ड है वहां पर भी इतना स्ट्रिक्ट शरिया लॉ जो है वो नहीं इंप्लीमेंट होता जितना ये तालिबान जो है वो इंटरप्रेट करके अपनी सेल्फ इंटरप्रिटेशन से जो है वो इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। जो शरिया लॉ है ऑफ कोर्स उसमें थेफ्ट का, एडल्ट्री का और जो है पनिशमेंट्स मेंशन की हुई हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोसाइटी को ऐसा लग रहा है तो उसके बेस पर पनिशमेंट दी जाएगी। बहुत ही स्टैंडर्ड प्रूफ जो है वो उसमें रिक्वायरमेंट है। मॉरल और स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देता है शरिया, ठीक है। विमेन को वो किसी भी फॉर्म में वो विमेन को फॉरबिड नहीं करता कि वो विदाउट अ मेल जो है वो घर से बाहर नहीं निकल सकती या वो कोई जॉब नहीं कर सकती। तो ये जो तकियानुसी ख्याल हैं जो तालिबान के, वो शरिया लॉ का मिस यूज करके जो है इसको रिलीजियस सैंक्शन देते हैं और अपने विचारों को जो है वो शरिया के नाम पर जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। सो तालिबान हैज प्लेज्ड दैट विमेन इन अफगानिस्तान विल बी हैविंग राइट्स बट विद इन द confines of Sharia law. So let us see if Sharia law is actually as strict as the Talibanis claim to be. Okay, claim it to be. So let us see this law. So this law is based on Quran, the Holy Quran, and it is based upon the stories of Prophet Muhammad's life and the rulings of several religious scholars. Okay, so it provides moral and legal framework of Islam. So basically, if you are a follower of Islam, so this Sharia gives you moral and legal framework as to how you should live your life. So because this Sharia law is not in any concrete form, it is based upon interpretations. Okay, so if someone is liberal enough, this liberal interpretation of Sharia will give extensive rights to women. But if someone is radical, someone is extremist, that person would interpret this Sharia as a law which forbids women and which constricts the rights of women. Okay, but of course Taliban has taken it to another level. Taliban is implementing its its orthodox agenda using the name of Sharia. Okay, so they are just using this Sharia to implement their orthodoxy, to implement their own guidelines, to implement their own codes. Okay, but they are just using this Sharia as a religious sanction so that people do not question their rules. Okay, how we can say this? Because in several Muslim countries, there is no such strict interpretation of Sharia as Taliban proclaims to follow. Okay, in
all the Muslim world and the entire Muslim world, they have said, the religious scholars in this Muslim world, they have said that the Taliban's interpretation of Sharia is not true, and they are using this Sharia to further their own agenda. Okay, so actually, Sharia is giving moral and spiritual guidance to people. It caters to certain punishments for theft, adultery, etc. And in no way it forbids women to leave home without a male, or it does not prohibit women from working in most of the jobs. Okay, so it's just the Talibanis who are using this Sharia and who are enforcing this Sharia upon women because they just want to do it to silence the voices of dissent. Okay, so now let us see the next topic, which is Onam. तो पीएम मोदी जो है उन्होंने लोगों को जो है ओनम की जो है वो बधाई दी है। ओनम जो है वो केरला में मनाया जाता है। पैडी हार्वेस्ट, जब चावल जो होता, जिसको आप कहते हो पैडी, आपको पता ही है, उसकी जब हार्वेस्ट की जाती है तो उस टाइम पर ये ओनम को सेलिब्रेट किया जाता है। और किंग महाबली, उनको एक तरह से बुलाने का काम किया जाता है इस फेस्टिवल को मनाकर। ठीक है, ये 10 दिन चलता है ये फेस्टिवल। और जो मलयालम कैलेंडर का फर्स्ट मंथ है, जिसको कोला वर्षम, जो मलयालम कैलेंडर है कोला वर्षम, उसका जो फर्स्ट मंथ है चिंगम, उस मंथ में आता है ये। और उस मंथ की शुरुआत में इसको मनाया जाता है। और इसमें ग्रैंड फीस्ट, मतलब एक शाही खाना तैयार किया जाता है, ओनासा दिया, जिसका नाम कहा जाता है। 9 कोर्स मील होती है ये। ठीक है, बहुत सारी गेम्स खेली जाती हैं इसमें। आपको एक स्नेक बोट रेस, वो भी बहुत फेमस है, आपको पता है ना, पंपा रिवर के ऊपर खेली जाती है, तो वो भी बहुत फेमस है इसमें। ओणम के टाइम पर ही वो खेली जाती है। फ्लावर मैट्स बनाती हैं विमेन इस टाइम पर, पूकालम कहते हैं उसको। फिर 2 तरह के डांस बहुत फेमस हैं, काईकोटी कली और थुम्बी थुलाल। ठीक है, तो ये आपको ना नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के कंटेक्स्ट में ये नाम बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऊपर से एग्जाम भी बहुत पास आ रहा है, तो ये न्यूज़ में भी चल रहा है, तो आपसे ये नाम, ये मैट का नाम, गेम्स, स्नेक बोट रेस कौन सी रिवर पर खेले जाते हैं, तो छोटे छोटे से फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक, Onam. So PM Modi has greeted people of Kerala on the festival of Onam. This is a paddy harvest festival. It is celebrated in the state of Kerala. It is celebrated to welcome King Mahabali, whose spirit is said to visit Kerala at the time of Onam. It is a 10-day long festival which is celebrated in the month of Chingam, which is the first month of Malayalam calendar, which is Kola Varsham. And during this festival, Ona Sadhya, which is a grand feast, a 9-course meal is prepared. There is another Vallamkali. This is Vallamkali is a snake boat race, which is very famous. It is held on the river Pampa. And the women during this festival, they prepare this designed flower mats known as pukalam. There are 2 types of dances, okay, kai koti kali and thumbi thulal. So you will have to remember these facts, like I've said before, because these facts are very important for you for this exam. Okay, so there is a game, Ona Khalil. Okay, this game is also played on this during this festival. So you'll have to remember these facts because the exam is close now. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday. Until then, goodbye and take care.